नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने राष्ट्रपति तो लाम का हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। अमृतसर में देर रात खासा कैंप स्थित आर्मी कैंप के बाहर धमाके की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे के बाद अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इससे पहले जालंधर में बीती रात बीएसएफ हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर के पास पार्क किए गए 2 व्हीलर में धमाके के बाद अब मामले की जांच शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए और उपद्रवियों के बिना देरी के गिरफ्तार किया जाए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के अनुचित चुनाव संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार और असत्य बताया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के पार्टी कार्यालय से धारदार हथियार बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार करीब 18 धारदार हथियार बरामद हुए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने कहा कि अगर कोई भय का माहौल बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ममता बनर्जी के सलाहकारों ने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। अलापन बंदोपाध्याय, हरिकृष्ण द्विवेदी और मनोज पंत मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति के बाद भी ममता के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी के बयान को अराजक टिप्पणी बताया। संबित पात्रा ने कहा कि ये बयान चिंता का विषय है, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं दूंगी वाले बयान पर कहा, ये जनतंत्र का अपमान है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि जनता ने ममता बनर्जी को 15 साल समय दिया, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के अलावा कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा भी तेज है। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर कोलकाता में जश्न का माहौल है। आम लोगों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलना बहुत जरूरी था। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों को भेज दी है। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ लोक भवन में राज्यपाल को असम विधानसभा चुनाव 2026 के नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा। एआईएडीएमके के नवनिर्वाचित विधायक आज चेन्नई में बैठक करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी फिल्म अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का संकेत दिया है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की प्रदेश इकाई पर छोड़ दिया है। केरलम कांग्रेस अध्यक्ष और पेराबूर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार सनी जोसेफ ने कहा कि कल हमारी विधायक दल की बैठक होगी। पर्यवेक्षक आज शाम तक आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला स्थगित कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
भारत की मौजूदा ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत श्रम और रोजगार पर दूसरा ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का 2 दिवसीय बैठक कार्यक्रम आज से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सूरीनाम के पारामरीबो पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि विदेश मंत्री माल्विन बोवा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह न्यूयॉर्क दौरे पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्रवासन से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर उत्तराखंड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में शामिल थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बस टर्मिनलों का पुनर्विकास किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर प्रणाली से जुड़े क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पूरे वर्ष गतिविधियों का संचालन किए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में ग्रीष्मकालीन दर्शनों के लिए कपाट खुलने के बाद से मंगलवार तक कुल 7,61,831 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दताना में साइलो गेहूं खरीद केंद्र का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 9 से 13 जून तक इंदौर में होने जा रहा है। 21 देश के मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा 8 से 15 मई तक कोस्टा रिका, होंडुरास, बेलीज और डोमिनिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कोस्टा रिका में सैन जोस में राष्ट्रपति लारा फर्नांडिस डेलगाडो के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उत्तराखंड के बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में हुई हिंसा के आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी पर कहा कि यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, जिसमें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और अलग अलग ठहरने की जगहें बनाना शामिल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम पर हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को लेकर न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रूज चालक और अन्य क्रूज सदस्यों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। NIA ने ISIS से जुड़ी साजिश के मामले में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। उनके खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर जैविक जहर का इस्तेमाल करने संबंधी साजिश में शामिल होने का आरोप है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अहमदाबाद में आयोजित ओडिशा इन्वेस्टर समिट पर कहा कि उनका राज्य देश के पूर्वी क्षेत्र में एक शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। पंजाब में भटिंडा पुलिस ने भटिंडा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी हरतेज भुल्लर के खिलाफ महिला उत्पीड़न के आरोपों के बाद एक आपराधिक मामला दर्ज किया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी अधिकारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस समारोह में बिहार NDA के सभी सांसद और राज्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में कई जिलों में गरज बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की आशंका के चलते मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 10 मई से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, जिससे उत्तरी भारत के मौसम पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल में गरज और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ गरज का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 मई के बीच पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 201 अंक बढ़कर 24,234 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 616 अंक बढ़कर 77,634 पर खुला। मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट में भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत और लचीला देश बताया गया है, जो आर्थिक सुधारों से मजबूत हुआ है। हालांकि पश्चिमी एशिया के तनाव, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बढ़ते राजकोषीय घाटे जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन भारत वैश्विक अनिश्चितताओं में भी मजबूत स्थिति में है। भारत से अमेरिका में 16.4 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जिसमें लगभग 70,800 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। अमेरिकी अधिकारी ब्रेंडन रैमिंगटन ने बताया कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अनुसंधान एवं विकास में 33 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं और यह निवेश 1.5 अरब डॉलर के निर्यात को भी समर्थन देता है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने 3 करोड़ ट्रिप्स का आंकड़ा पार किया, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता और यात्रियों के भरोसे को दर्शाता है। पिछले 2 वर्षों में नमो भारत ने तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान कर एनसीआर के लाखों यात्रियों को आकर्षित किया है। नमो भारत में क्यूआर टिकटिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और सुरक्षा सुविधाओं के कारण यात्रियों को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का अनुभव मिल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा। मणिनगर में 22 दिनों में 5 भारी पोर्टल बीम सफलतापूर्वक स्थापित की गई, जिनका वजन 1170 से 1360 मीट्रिक टन था। इन बीमों को पहले के 9 घंटे की तुलना में सिर्फ 3.5 घंटे में स्थापित किया गया। ये कार्य सीमित जगह, ओवरहेड लाइनों और सक्रिय रेलवे ट्रैक के बीच किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिसर्च सेक्टर में नया इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री साथ ही उन्होंने कहा कि अगले महीने फ्रांस में भारत की 100 से अधिक डीप टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। उद्योग निकाय फाडा ने बताया, अप्रैल में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री 12.94% से बढ़कर 26,11,317 इकाई रही, जो पिछले वर्ष अप्रैल में 23,12,221 इकाई थी, जो एक रिकॉर्ड है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार जीएसटी में कटौती, केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीति के कारण ग्रामीण नकदी प्रवाह जैसे कारकों ने उद्योग के प्रदर्शन को मदद की। केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। वहीं प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, भारत की सेमीकंडक्टर में प्रगति आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देगी। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी। इसमें एमएसएमई के लिए 100% और गैर एमएसएमई एवं एयरलाइंस के लिए 90% गारंटी कवरेज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस योजना की एक्स पर सराहना की। ECLGS के तहत वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में जितनी अधिकतम कार्यशील पूंजी इस्तेमाल हुई है, उसका 20% तक अतिरिक्त लोन किया जाएगा। इसकी सीमा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक होगी।
केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके साथ ही 5,659 करोड़ रुपए के कपास उत्पादकता मिशन को भी मंजूरी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर बताया और कहा कि तेहरान को आत्मसमर्पण का सफेद झंडा लहराना चाहिए, लेकिन वे बहुत गर्वीले हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। अफ्रीका के लेक चाड की सेना ने बताया कि बोको हराम के आतंकियों के हमले में 23 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 26 घायल हुए। ऑपरेशन जारी है। बोको हराम ने 2009 से अपनी गतिविधियों को नाइजीरिया से चाड तक बढ़ाया। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी ने हमले की निंदा की। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों में 27 लोग मारे गए, जबकि रूस ने संघर्ष विराम की घोषणा की। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है कि रूस यूक्रेन पर भारी बमबारी करने के बाद अपनी सैन्य परेड के लिए सिर्फ एक दिन के लिए हमले रोक दे। 9 मई को रूस का विजय दिवस है, उसे मनाने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया। विदेश मंत्री सिबिहा ने भी संघर्ष विराम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूस की शत्रुता बढ़ाने का आरोप लगाया। अमेरिका के टेक्सास के कैरोल्टन में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत और 3 घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर की पहचान 69 वर्षीय सेउंग हान हू के नाम से हुई है। कैरोल्टन पुलिस प्रमुख रॉबर्टो एडोंडो के मुताबिक ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि हमलावर और पीड़ित एक दूसरे को पहले से जानते थे। हवाई के किलाउया ज्वालामुखी ने 5 मई को विस्फोट किया, जिसे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने लावा फाउंटेनिंग का एपिसोड 46 बताया। ज्वालामुखी फिलहाल ऑरेंज वॉच स्थिति में है। राष्ट्रीय खनन एजेंसी ने बताया कि कोलंबिया के कडिनमार्का प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। ये विस्फोट लास स्कूडा खदान में हुआ, जिसे कार्बोनेरा लॉस पिनोस द्वारा संचालित किया जाता है। खनन एजेंसी ने कहा कि यह हादसा गैसों के जमाव के कारण हुआ। पोलैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मंगलवार को लगभग 300 दमकल कर्मी एक जंगल की आग को नियंत्रित करने में लगे हुए थे, जिसमें लगभग 247 एकड़ क्षेत्र जलकर राख हो गया। स्थानीय दमकल विभाग ने कहा कि आग बुझाने के लिए 70 दमकल वाहन और पानी बम गिराने वाले हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। और स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार रात तक कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए संघर्ष में मृतक संख्या बढ़कर 72,615 हो गई, जबकि घायलों की संख्या 172,468 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद से 834 फलस्तीनी मारे गए और 2,365 अन्य घायल हुए हैं। आईसीसी ने मेंस टी20 टीम की ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत शीर्ष स्थान पर मजबूती के साथ खड़ा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत 275 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पायदान पर है। आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। टॉप 7 रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड 243 पॉइंट के साथ चौथे और दक्षिण अफ्रीका 5वें स्थान पर है। टी20 टीम रैंकिंग में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज 6ठे और 7वें स्थान पर बने हुए हैं। बांग्लादेश 8वें स्थान पर पहुंच गया है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लगातार 6 मैच जीतकर अजय नजर आ रही पंजाब टीम पिछले 2 मुकाबलों में हारकर दबाव में है। वहीं पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचना चाहेगी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। चेन्नई की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे, जिन्होंने 52 गेंदों पर नाबाद 87 रन की बेहतरीन पारी खेली। ये सीजन में उनका दूसरा अर्धशतक रहा। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाज यश यादव ने तुर्कमेनिस्तान की सुलेमान अहमदोव पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की।
भारत के अंडर 17 महिला मुक्केबाजों ने अपने अभियान की जोरदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 5 शानदार जीत दर्ज की। नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेली जा रही 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राजस्थान की अंजलि शेखावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा की कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर महिला वर्ग और 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ विमेंस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा BWF महिला सिंगल्स विश्व रैंकिंग के शीर्ष 20 में पहुंच गई हैं। उन्नति 19वें स्थान पर है। उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद BWF शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली तीसरी भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी हैं। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम 15 से 20 मई तक भोपाल में ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 टीमों के साथ 4 मैचों की सीरीज खेलेंगी। महिला टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच की सीरीज 15 मई से शुरू होगी। पुरुष टीम का पहला मैच 15 मई, दूसरा 17, तीसरा 18 और चौथा मैच 20 मई को खेला जाएगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार।